Limited purchased a retail store and commenced business on 1st April. So 1st April is the starting year of your business. From the following information, you are required to prepare in as much detail as possible a trading and profit and loss account. तो ये सब में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लास्ट समय हमें इनकम स्टेटमेंट बोला था तो हमने वर्टिकल फॉर्म में बनाया था उसे. फॉर द करंट ईयर एंडेड 31st मार्च, तो फर्स्ट ईयर का अपने को सम करना है जहां पे बिजनेस कमेंस हुआ है ये साल, एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. सो बैलेंस शीट भी बनाना है, यानी पूरा फाइनल अकाउंट्स करना है हमें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करंट ईयर एज वेल एज बैलेंस शीट, एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कंपनी. सो फर्स्ट ईयर होने के कारण दे हैव गिवन अस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट द April 1st. सो कैपिटल इंट्रोड्यूस बोला है. सो ये सम जो है ये यहाँ पे कैपिटल के बारे में बोला है, शेयर कैपिटल बोला नहीं है, ड्रॉइंग्स बोला है. तो ये सोल ट्रेडर की तरह है, दिस इज लाइक अ सोल ट्रेडर कंसर्न. तो सोल ट्रेडर कंसर्न की तरह हम ये सम कंसिडर करेंगे, यानी यहाँ पे शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐसा नहीं लिखने वाले हम लोग कैपिटल लिखने वाले हैं, उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे. करंट ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसको ऐड करेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम उसको लेस करेंगे. तो वो स्टाइल में हम लोग अपना लायबिलिटी साइड लिखने वाले हैं. देन वर्किंग कैपिटल एज एट 31st मार्च. सो 31st मार्च का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपको दे दिया है. वर्किंग कैपिटल 31st मार्च का 23,000 है. देन डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1st April. सो फिक्स्ड एसेट्स 1st April को आपने खरीदा है, एंड डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट. सो डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एंड 3,000 रुपीज जो वैल्यू दिया है वो डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है. सो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज 3,000. सो 3,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यानी ये काम आएगा अपने को रिवर्स में फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके हमें दे दिया है. देन रेशियो ऑफ एनुअल सेल्स टू ईयर and values of fixed assets plus working capital. तो रेशियो ऑफ सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ऐसा कुछ नया रेशियो उन्होंने बताया अपने को सॉल्व करने के लिए. सो दैट विल बी टेकिंग. देन रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज, ये वापस करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज बोला है, यानी दिस इज नथिंग बट योर करंट रेशियो. देन रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश प्लस डेटर्स. लिक्विड एसेट्स मतलब क्विक एसेट्स. सो लिक्विड एसेट्स में कैश प्लस डेटर्स लेना है टू करंट लायबिलिटीज on 31st March 5:4. Then debtors at the year end are equals to 12% of annual sales. So debtors we have to take at 12% of annual sales. Then general expenses excluding depreciation. So these are expenses which does not include depreciation. That means depreciation अपने को अलग से बताना है. Are equals to 20% of annual sales. The current assets consist of stock which are unchanged throughout the year. डेटर्स एंड कैश, तो करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर्स एंड कैश है. देन स्टॉक्स आर टर्न्ड ओवर 4 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इधर दिया है डियर स्टूडेंट. स्टॉक्स आर टर्न्ड ओवर 4 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर. सो दिस इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन टू अस. द करंट लायबिलिटी कंसिस्ट ओनली ऑफ क्रेडिटर्स. सो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, ठीक है. सो दिस इज बीन गिवन टू अस. अब क्या बोला है उन्होंने बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31st मार्च के लिए, एंड बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है. ठीक है, चलो. सो ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट बना है. ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ, पर्टिकुलर्स रुपीस, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है, एंड बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट लायबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस. सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बैलेंस शीट में मैं थोड़ा फॉर्मेट लिख रहा हूँ. सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये सब में कैसा आएगा. सो वी विल बी राइटिंग फर्स्ट कैपिटल. So this is not a company, तो शेयर कैपिटल नहीं आएगा. So we will be just writing capital. फिर उन्होंने ड्राइंग्स भी दिया है. So less drawings. सब कैपिटल introduced on 1st April. So this is the opening capital 47,000. So I am writing over here 47,000. So 47,000 is your opening capital. 47,000. So 47,000 is your opening capital. फिर आपको ड्राइंग्स भी दे दिया है. ड्राइंग्स आर 5,000. सो ड्राइंग्स 5,000.
सो ड्राइंग्स भी दे दिए. सो ओपनिंग कैपिटल इज 47,000. ड्राइंग्स आर गिवन टू अस एज 5,000. सो दिस इज गिवन. और जैसे ये दोनों पता चला ये लेस होता है, सो वी विल बी डिडक्टिंग एंड राइटिंग. सो इट विल बी 42,000. सो 42,000 ये होगा आपका डिडक्ट करने के बाद, कैपिटल लेस ड्राइंग डिडक्ट करने के बाद 42,000 है. अब अगर ऐड प्रॉफिट लिखा है मैंने, एज्यूमिंग की प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आएगा तो हम ऐड करेंगे. अगर बाय चांस लॉस आया तो इधर मैं लेस नेट लॉस लिखूंगा और डिडक्ट करूंगा कैपिटल में से. दिस इज व्हाट वी डू एज फार एज अ सोल ट्रेडर और अ फर्म इज कंसर्न. ओके, now then what they have given is the information of working capital. अब working capital का information तो हमें इधर बताना नहीं है क्योंकि current assets और current liability अलग से हमने mention किया है. So working capital हम नहीं लिख रहे हैं इधर. Then depreciation of fixed assets which were purchased on 1st April based on the rate of 10% per annum on cost 3,000. Now dear sir, this 3,000 is nothing but depreciation. So fixed assets का value नहीं पता, that we have to calculate. But हमें depreciation दिया है. So depreciation is given to us as 3,000. So I am writing the value of depreciation over there. So depreciation is 3,000 और depreciation का double effect आएगा. So 3,000 उधर आएगा and the second effect for that depreciation का डबल इफेक्ट हम पास करते हैं. एक हम एसेट में से लेस करते हैं और दूसरा पीएनएल डेबिट साइड में. सो पीएनएल डेबिट में लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में आएगा. डेप्रिसिएशन 3,000. सर सम कौन सा टेक्स्ट बुक में से जरा बताइए ना सर. क्या हुआ? टेक्स्ट बुक का सम कौन सा है ये? इलस्ट्रेशन नंबर 41. अच्छा सर. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन का मैंने सेकंड इफेक्ट इधर लिखा है. डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन एक आएगा फिक्स्ड से लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन 3,000. उन्होंने डेप्रिसिएशन दिया था 3,000 और उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन 3,000. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये डेप्रिसिएशन का भी इंफॉर्मेशन हो गया है. देन दे हैव गिवन एनुअल सेल्स टू ईयर एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल 2:1. तो ये कुछ रेशियो बोला है, दैट विल बी सॉल्विंग लेटर. हम लोग पहला यहाँ पे क्या क्या फिलअप करने का वो चेक करते हैं, फिर हम रेशियो सॉल्व करेंगे. Then they have given ratio of current assets to current liability. This is nothing but current ratio. So current ratio दे दिया है. Then liquid ratio भी दिया है अपने को. Then debtors at the year end are equals to 12% of annual sales. Debtors बोला है 12% of annual sales देना है. तो जब तक मुझे sales नहीं मिलता मैं debtors नहीं calculate कर सकता, तो वो मैं बाद में करूंगा. फिर जनरल एक्सपेंसेस लेने बोला है. जनरल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. और देखो डेप्रिसिएशन वैसे भी हमने एक्सक्लूड कर दिया, डेप्रिसिएशन हमने अलग से लिख लिया. तो डियर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो हमने अलग से लिखा, और एक एक्सपेंस हमको यहाँ पे मेंशन करना है जनरल एक्सपेंसेस, लेकिन उसका वैल्यू हमें पता नहीं है. दैट विल बी कैलकुलेटिंग लेटर ऑन. बट जनरल एक्सपेंसेस करके एक्सपेंसेस है आपके पीएनएल के डेबिट में. सो जनरल एक्सपेंसेस, और वो कितना है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होने के कारण डेप्रिसिएशन हमने अलग से बता दिया है. सो जनरल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर इक्वल टू 20% ऑफ एनुअल सेल्स. वो भी कब मिलेगा? जब सेल्स मिलेगा. तो सेल्स मिलेगा तो हम उसका 20% कर लेंगे और हमको जनरल एक्सपेंसेस मिल जाएगा. देन करंट एसेट्स कंसिस्ट ऑफ स्टॉक
विच आर अनचेंज थ्रू आउट द ईयर, डेटर एंड कैश। तो करंट एसेट्स में देखो स्टॉक, डेटर्स, कैश, तीनों भी आइटम्स लिखे हैं, स्टॉक, डेटर्स, कैश। एंड करंट लायबिलिटी कंसिस्ट ओनली ऑफ क्रेडिटर्स, तो करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में खाली क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे पूरे सब में ना लोन के बारे में मेंशन किया है और ना इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मेंशन किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे कैपिटल के नीचे लोन भी नहीं लिख रहा हूँ और यहाँ पे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी लिख रहा हूँ। फिर भी मैं एक लाइन ब्लैंक छोड़ रहा हूँ दोनों भी जगह पे, क्योंकि अगर लास्ट में टैली नहीं हुआ तो अगर एसेट साइड बड़ा आया तो मैं लायबिलिटी साइड में लोन लिखूंगा, और अगर लायबिलिटी साइड का टोटल बड़ा आया तो मैं एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, दैट आई विल बी राइटिंग एज अ बैलेंसिंग फिगर। लेकिन उसके लिए मुझे लास्ट तक रुकना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कुछ है क्या, लोन या इन्वेस्टमेंट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ। ओके, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग ओवर देयर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें स्टार्टिंग में बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एंड इनके हेल्प से अब हम रेशियोज लेते हैं और रेशियोज के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो उन्होंने वर्किंग कैपिटल बोला है 23,000। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने बहुत सारे सम सॉल्व किए और अपने को ये पता है जब भी वो लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं तो वर्किंग कैपिटल और यहाँ पे करंट रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज 2:1। तो हमको कॉम्बिनेशन पता है, वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करते हैं। सो ये सब में भी वही करेंगे। तो पहला रेशियो में ले रहा हूँ वर्किंग कैपिटल और उसके साथ साथ में ले रहा हूँ करंट रेशियो, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी, तो वो करंट रेशियो हो जाएगा। सो उसको मैं लेके सॉल्व कर रहा हूँ। सो लेट मी टेक दैट। तो उसको सॉल्व कैसा करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे करंट रेशियो। सो करंट रेशियो हमें दिया हुआ है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू कितना दिया है, करंट रेशियो 2:1। तो करंट रेशियो इज गिवन टू अस एज 2:1, 2:1। and current ratio is nothing but current assets upon current liabilities. So this is current assets upon current liabilities is equals to 2. Okay, अभी यहाँ पे let current liabilities be x, जैसा हम हमेशा assume करते हैं, ये हमने बहुत बार सॉल्व किया तो अभी ये आ जाना चाहिए। let current liabilities be x, तो क्या आएगा, current assets upon x is equals to 2. So current assets will be equals to 2x. current assets मिला 2x, और जैसे ही करंट एसेट्स मिला हम लोग वर्किंग कैपिटल लेके सॉल्व करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल गिवन टू मी इन द क्वेश्चन इज ₹23,000। ये हमने बहुत सब में किया है तो ये आ जाना चाहिए। वर्किंग कैपिटल 23,000 दिया है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 23,000। करंट एसेट्स हमें पता है कितना मिला है, करंट एसेट्स 2x। सो करंट एसेट्स 2x माइनस करंट लायबिलिटीज हमें कितना मिला है, x। करंट लायबिलिटीज हमने लिया x माइनस x विल बी इक्वल टू 23,000। सो देयरफॉर 2x माइनस x x आएगा, x विल बी इक्वल टू 23,000। तो x सॉल्व हो गया डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन डायरेक्टली x मिला, x 23,000, x इज नथिंग बट योर करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज मिला हमें 23,000, और अगर करंट लायबिलिटीज 23,000 है तो करंट एसेट्स आर 2x। 46,000 will be equals to 2 into 23,000, that will be equals to 46,000. So current assets मिलेगा 46,000 का। ठीक है, सो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों भी मिला। करंट एसेट्स मिला 23,000, करंट लायबिलिटीज मिला 46,000। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। ठीक है, चलो करंट एसेट्स का टोटल मिला तो आई एम राइटिंग इट इन द आउटर कॉलम। करंट एसेट्स का टोटल मिला 46,000 और करंट लायबिलिटीज का भी टोटल मिला। अब करंट लायबिलिटीज में उन्होंने क्लियरली बोला एक ही आइटम है क्रेडिटर्स, तो जो भी करंट लायबिलिटी मिला है वो डायरेक्टली क्रेडिटर्स ही मिला है हमें और उसका टोटल ही है, तो वी आर राइटिंग इट इन द आउटर कॉलम। सो क्रेडिटर्स 23,000,
करंट लायबिलिटी का वैल्यू 23,000। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चल तो ये दोनों रेशियो अपने को कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है। जब भी वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा तो वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो को साथ में सॉल्व करने का, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद उन्होंने बाद में बोला है डेप्रिसिएशन दिया है। सो डेप्रिसिएशन 3000 दिया है। देखो डेप्रिसिएशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो 3000 दिया है वो 10% बोला है फिक्स्ड एसेट्स का। सो डेप्रिसिएशन की हेल्प से हम फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रिवर्स वर्किंग करेंगे। सो डेप्रिसिएशन दिया है और हमें फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट करना है। सो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग, सो लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल्स टू, जैसा हम हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो लिखते हैं। सो डेप्रिसिएशन जो बोला है वो हम कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ किसका बोला है, डेप्रिसिएशन इन दिस सम इज 10% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 10% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के कॉस्ट का। सो फिक्स्ड एसेट्स का 10% डेप्रिसिएशन। और हमें डेप्रिसिएशन का आंसर ऑलरेडी पता है, डेप्रिसिएशन का आंसर दिया है उन्होंने 3000, डेप्रिसिएशन का आंसर इज 3000। सो 3000 इज इक्वल टू 10% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑफ मतलब इनटू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सो 3000 इज इक्वल टू 10% इनटू फिक्स्ड एसेट्स। तो ये 10% नीचे आएगा। सो 3000 अपॉन 10% 30,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स 30,000। सो फिक्स्ड एसेट्स आएगा 30,000। सो फिक्स्ड एसेट्स भी मिल गया। तो अगर 10% के हिसाब से 3000 डेप्रिसिएशन है तो बट ऑफकोर्स अपना फिक्स्ड एसेट्स आने वाला है 30,000 का। सो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू हमें मिल गया 30,000। हम जाके बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट लिख रहे हैं 30,000। सो फिक्स्ड एसेट्स 30,000। सो आई एम राइटिंग फिक्स्ड एसेट्स टू बी 30,000। जैसे ही फिक्स्ड एसेट्स लिखा मैंने, जाके आउटर कॉलम में उसका रिटर्न डाउन वैल्यू दिखा रहा हूं। रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होगा। सो रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी 27,000। ठीक है, चलो इतना हुआ अपना ये सॉल्व करके, बैलेंस शीट सॉल्व करके। चलो डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट है एनुअल रेशियो ऑफ एनुअल सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब एक नया रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ एनुअल सेल्स टू ईयर एंड वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो एनुअल सेल्स का रेशियो लेना है किसके साथ, फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल के साथ। तो ये रेशियो में देखो, एनुअल सेल्स तो हमारे पास है नहीं, सेल्स है नहीं, लेकिन हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है अभी और हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। तो फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल ये दोनों हमारे पास है अभी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रेशियो सॉल्व करेंगे और ये वाला रेशियो के हेल्प से हम लोग वर्किंग कैपिटल सेल्स हमें मिलेगा। सो सेल्स हमारे पास ये रेशियो में सेल्स नहीं है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल है। सो ये दोनों लेके हम सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस सी दिस रेशियो। तो ये रेशियो कैसा लेंगे, उन्होंने जैसे बोला है वैसा हम ये रेशियो लेंगे। उन्होंने बोला है सेल्स टू, क्या बोला है रेशियो में, एनुअल सेल्स मतलब सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ऐसा ये रेशियो का नाम है, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और उसका वैल्यू बोला है, रेशियो का आंसर उन्होंने दिया है एनुअल सेल्स एंड वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू वर्किंग कैपिटल 2:1। सो उसका वैल्यू उन्होंने 2:1 दिया है। सो दैट इज इक्वल टू 2:1। अब चलो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला विल बी सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये हमने पहले नहीं लिया था, ये एक नया रेशियो उन्होंने सम के पर्पस के लिए बना के दिया है। तो वही वाला रेशियो हम लेंगे। सो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2। अब सेल्स नहीं पता, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों भी पता है अपने को। सो चलो सेल्स विल बी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स कितना पता है। अब तो फिक्स्ड एसेट्स हमको, फिक्स्ड एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था 30,000, लेकिन हमें 30 नहीं लेना, हमें कितना लेना है 27,000 नेट फिक्स्ड एसेट लेना है। सो नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट इज 27,000, जो डेप्रिसिएशन लेस करके आया दैट वी हैव टू टेक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, उन्होंने ऊपर ही फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट किया 30, तो वो 30 डायरेक्टली ले लेंगे। तो 30 नहीं लेना है, हमें डेप्रिसिएशन लेस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आया, जो नेट फिक्स्ड एसेट्स है वो लेना है। सो दैट इज 27,000 फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आई थिंक 23,000 था। सो वर्किंग कैपिटल 23,000 दिया था। सो प्लस 23,000 इज इक्वल टू 2। तो ये होएगा सेल्स अपॉन 27 प्लस 23 विल बी 50,000। सो सेल्स अपॉन 50,000
is 1 lakh. इज इक्वल टू 2. तो सेल्स यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई होगा, तो सेल्स का फाइनल आंसर डायरेक्टली कितना आ रहा है बोलो मुझे? 1 lakh. 1 लाख, बराबर है. सो सेल्स कितना आया? सेल्स 1 लाख आया. आई होप दिस इज क्लियर. सेल्स मिल गया 1 लाख. क्लियर विद दिस? सो ये वाले रेशियो से हमने सेल्स कैलकुलेट किया 1 लाख. तो मैं जाके सेल्स लिखने वाला हूँ. सेल्स में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड वाला आइटम है. बाय सेल्स. सो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख. सर बोलिए मैडम. वो वर्किंग कैपिटल ऊपर आएगा ना? वर्किंग कैपिटल ऊपर आएगा मैडम. वो वर्किंग कैपिटल ऐड हो गया ना फिक्स्ड एसेट्स के साथ. देखो वो प्लस था ना, दोनों भी फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल था. हाँ हाँ. तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स दोनों का वैल्यू क्या हो गया मैडम? ऐड हो गया. 50,000 हो गया. और ऐड होने के बाद वो ऊपर आया ना मैडम. देखो 50,000 इंटू 2 हुआ, सो 1 लाख हो गया ना. हाँ नहीं, मैंने बाय मिस्टेक वो ऊपर लिखा था. हाँ हाँ, तो याद रखना वो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स के साथ ऐड होने वाला है और वो मल्टीप्लाई होके. सर 23,000 कैसे आया वर्किंग कैपिटल? मैडम वर्किंग कैपिटल 23,000 दे दिया है क्वेश्चन में. देखो वर्किंग कैपिटल एट 31 मार्च 23,000. ओके थैंक यू सर. ओके, सो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे दिया था, तभी तो आपने ये वाला रेशियो सॉल्व किया ना वर्किंग कैपिटल के हेल्प से. वर्किंग कैपिटल 23,000 दिया था, तभी आपने ये सॉल्व किया. ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया था, फिक्स्ड एसेट्स हमने कैलकुलेट किया था और उसके हिसाब से ये सॉल्व होके 1 लाख आया. तो हमको सेल्स मिल गया 1 लाख. सो सेल्स जैसा ही मिला, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिया सेल्स 1 लाख. क्लियर? ओके. नेक्स्ट रेशियो है करंट रेशियो, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया. सो रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी वो सॉल्व हो गया. करंट रेशियो सॉल्व हो गया. नेक्स्ट रेशियो है लिक्विड रेशियो. सो रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स जिसमें कैश प्लस डेटर्स टू करंट लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च. तो ये रेशियो को फिलहाल होल्ड पे रखता हूं, क्योंकि कैश प्लस डेटर्स के लिए ना मेरे पास कैश है ना मेरे पास डेटर्स है, यानी लिक्विड एसेट्स कुछ भी नहीं है. हाँ लिक्विड लायबिलिटीज है, क्योंकि लिक्विड लायबिलिटीज में या करंट लायबिलिटीज में, लिक्विड लायबिलिटी में खाली करंट लायबिलिटी लेना है, दैट इज 23,000 वो है, लेकिन कैश और डेटर दोनों भी नहीं है. सो इसको फिलहाल मैं होल्ड पे रखता हूं. पहले मैं डेटर्स कैलकुलेट करता हूं, फिर ये रेशियो को सॉल्व करता हूं. तो डेटर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो तो इधर ही डेटर्स के बारे में उन्होंने बोला है. क्या बोला है डेटर्स के बारे में उन्होंने? डेटर्स एट द ईयर एंड आर इक्वल्स टू कितना बोला है? 12% ऑफ एनुअल सेल्स. तो डियर पहले तो मुझे सेल्स पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे सेल्स पता चल चुका है. हाउ मच इज द सेल्स दैट आई हैव कैलकुलेटेड? 1 लाख. तो डेटर्स मिलेगा. डेटर्स बोलो कितना रहेगा? 12% बोला है ना सेल्स का. सो डेटर्स कितना होगा? सो डेटर्स विल बी इक्वल्स टू, सो डियर 12,000 होगा. मैं लिख के खाली बता रहा हूं क्योंकि अपने को लिख के बताना पड़ेगा. सो डेटर्स विल बी इक्वल्स टू 12% ऑफ सेल्स. उन्होंने क्लियरली बोला है सेल्स का 12% लेना है डेटर्स का. सो 12% ऑफ सेल्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 12% इनटू सेल्स 1 लाख हमने कैलकुलेट कर लिया है. सो डेटर्स मिल जाएगा. So debtors will be equals to 12,000. Debtors 12,000 मिल गया. ठीक है. So I'm going to write debtors over there. Debtors 12,000. तो जाके मैं debtors को इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 12,000. ठीक है. Debtors मिला 12,000. अब जैसे debtors मिला डियर स्टूडेंट्स, ये वाला रेशियो तो सॉल्व हो गया. debtors मिल गया. So ये वाला रेशियो सॉल्व हो गया. जैसे डेटर मिला, मैं जा रहा हूँ और लिक्विड रेशियो सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड रेशियो में कैश प्लस डेटर्स था और मुझे डेटर्स मिल गया. मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी है, तो मुझे वो सब में कैश सॉल्व होगा. ठीक है, वो रेशियो में कैश सॉल्व होगा. सो मैं लिक्विड रेशियो के हेल्प से कैश फाइंड आउट करता हूं. सो चलो नेक्स्ट रेशियो दैट आई एम गोइंग टू यूज, डेटर्स एक बार मिलने के बाद फिर मैं लिक्विड रेशियो यूज कर रहा हूं. सो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो बोलते हैं. क्विक रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया लिक्विड रेशियो सम में? लिक्विड रेशियो दिया है 5:4. तो लिक्विड रेशियो दिया है क्वेश्चन में 5:4, बराबर है. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू 5:4, मतलब 5/4. अब यहाँ पे चेंज नहीं करना है, एज इट इज रेशियो को लेना है, क्योंकि मेरे पास डेटर्स है और मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी है. तो मैं एज इट इज रेशियो को ले रहा हूं, मैं रेशियो को चेंज नहीं कर रहा हूं. नॉर्मली हम चेंज करते हैं,
टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन क्विक एसेट्स करते हैं, तो टोटल करंट एसेट्स माइनस नॉन क्विक एसेट्स करता है अपॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन क्विक लायबिलिटीज करता है। तो वो मैं ये सब में नहीं कर रहा हूं, मैं एज इट इज रेशियो को लिख रहा हूं। सो क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में क्या क्या आ रहा है बोलो, ये सब में क्विक एसेट्स में आ रहा है डेटर्स प्लस कैश, उन्होंने क्लियरली बोला है क्विक एसेट्स में आ रहा है डेटर्स प्लस कैश अपॉन क्विक लायबिलिटीज में क्या आ रहा है बताओ, एक ही आइटम है क्विक लायबिलिटीज में, कौन सा वाला, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बोलो या करंट लायबिलिटीज बोलो, दोनों एक ही है क्योंकि करंट लायबिलिटी ही क्रेडिटर्स है। सो मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, एक ही आइटम है, करंट लायबिलिटी और क्रेडिटर्स दोनों एक ही है, इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या क्या पता है बोलो, डेटर्स पता है, कितना डेटर्स पता चल गया मुझे, 12,000। मैंने डेटर्स कैलकुलेट किया है 12,000 प्लस कैश, कैश इज मिसिंग अपॉन 23,000 अपॉन क्रेडिटर्स 23,000 इज इक्वल टू 5/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो ये 4 उधर जाएगा और 23,000 इधर आएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 4 ब्रैकेट में 12,000 प्लस कैश इज इक्वल टू 5 इंटू 23,000। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सो इसको ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, सो 12 4 जा 48,000 प्लस 48,000 4 कैश प्लस 4 इंटू कैश 1,50,000 is equal to 1,15,000. 1,15,000 आ रहा है 15। Yes sir. 1,15,000। अब ये क्या होगा, 48,000 उधर जाएगा और 1,15,000 में से क्या होगा, लेस होगा, Minus. सो ये होगा 4 इंटू कैश, 60,000. वैसे का वैसे ही रख रहा हूं, 4 इंटू कैश इधर है तो 4 इंटू कैश वैसे का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये माइनस होकर डायरेक्टली आंसर बोल दो ना मुझे, कितना आ रहा है, 67,000. 67,000। सो 4 इंटू कैश इज 67,000, डायरेक्टली माइनस होकर मैंने लिखा, सो कैश विल बी इक्वल टू 67,000 अपॉन 4 16,750. सो कैश विल बी इक्वल टू 16,750। 750. ये आया मुझे कैश का वैल्यू। सो यहाँ पे लिक्विड रेशियो के हेल्प से, क्विक रेशियो में डेटर्स और कैश उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था, और डेटर्स और कैश के हेल्प से मुझे कैश का वैल्यू मिला क्योंकि डेटर्स ऑलरेडी पता था। सो कैश मिला 16,750, तो जाके मैं कैश लिख रहा हूं 16,750। सो जैसे डीएस में मुझे कैश मिला, क्या मिलेगा मुझे बैलेंसिंग फिगर में बताओ, स्टॉक मिलेगा। बोलो स्टॉक कितना आ रहा है, डिडक्ट करके 17,250. 17,250 स्टॉक मिल गया, स्टॉक बैलेंसिंग फिगर मिला मुझे 17,250। ठीक है, सो ये वाला रेशियो भी सॉल्व हो गया, करंट रेशियो भी सॉल्व हो गया। देन डेटर्स तो हो गया, लिख के ऑलरेडी कैलकुलेट करके हो चुका है। फिर जनरल एक्सपेंसेस बोला है, कितना बोला है, जनरल एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर इक्वल टू 20% ऑफ एनुअल सेल्स। तो रेशियो ये भी सॉल्व होगा, 20% ऑफ एनुअल सेल्स बोला है, तो ये भी क्लियरली मिल जाएगा अपने को जनरल एक्सपेंसेस। तो चलो लिख के बताते हैं जनरल एक्सपेंस, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको कैलसी पे, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ। जनरल एक्सपेंस इज इक्वल टू बोला है 20% ऑफ एनुअल सेल्स, सो 20% ऑफ सेल्स, सो 20% ऑफ सेल्स मतलब कितना आएगा बोलो, 20% इंटू सेल्स कितना है, 1 लाख। सो जनरल एक्सपेंसेस जो मिलेगा वो कितना मिल रहा है, जनरल एक्सपेंसेस इक्वल टू 20,000। जनरल एक्सपेंसेस मिल गया 20,000, और ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला है, तो वैसे भी डेप्रिसिएशन को हमने एक्सक्लूड करके अलग से लिखा है। सो जनरल एक्सपेंसेस में बता रहा हूँ पीएनएल के डेबिट में 20,000। जनरल एक्सपेंस 20,000, क्लियर। चलो ये हो गया।
उसके बाद उन्होंने करंट रेशियो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स बोला है विच आर अनचेंज थ्रू आउट द ईयर, डेटर्स एंड कैश बोला है, ठीक है। फिर आगे बोल रहे स्टॉक आर टर्न ओवर, तो इधर देखो इधर एक भी एक रेशियो दिया है, कौन सा रेशियो दिया है इधर, स्टॉक्स आर टर्न ओवर 4 times a year, तो ये कौन सा वाला रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या है, इधर बाजू में लिख रहा हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दे दिया है स्टॉक्स आर टर्नओवर कितना टाइम्स बोला है क्वेश्चन में, टर्नओवर 4 times बोला है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 times बोला है, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सीओजीएस अपॉन स्टॉक COGS अपॉन स्टॉक इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अपने को COGS नहीं पता लेकिन अपने को स्टॉक पता है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 17,250, तो COGS अपॉन 17,250, स्टॉक पता है 17,250 इज इक्वल टू 4, 69,000। तो कितना आ रहा है COGS मल्टीप्लाई करने के बाद, COGS आ रहा है 69,000 बराबर है। और जैसे COGS पता चलता है आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा क्योंकि आपके पास सेल्स है। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, बोलो क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो क्या आता है, सेल्स माइनस COGS। सेल्स 1 लाख है और COGS कितना मिला, 69,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी सॉल्व हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बोले कितना आएगा, 31,000। चलो इतना मिला, ये सब इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूं मैं, जाके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिख रहा हूं 2 COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कितना मिला है COGS मुझे 69,000, सो COGS लिख रहा हूं 69,000, ठीक है। COGS 69,000, COGS मिलेगा तो क्या मिलता है मुझे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट 31,000 बराबर है। सो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिला 31,000, क्लियर। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट इधर मिला, ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करता हूं, P&L में ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, यस। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 31,000 मैंने P&L में ब्रॉट डाउन किया, ठीक है। चलो कोई रेशियो तो सॉल्व करने के लिए बचा नहीं है, तो अभी अपना फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखा, COGS दिखा, COGS इज नथिंग बट पूरा कॉस्ट दिखा है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट अपना क्लोज हो गया। बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट था जो अपन ने ऑलरेडी ढूंढ लिया था, बराबर है फॉर्मूला में। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली टोटल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख पे टोटल हो गया। अंडरस्टूड विद दिस? सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में स्टॉक नहीं लिखेंगे? मैडम स्टॉक इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे COGS लिख लिया है। ओके। तो COGS में स्टॉक आ चुका रहेगा क्योंकि COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस। तो जब हम COGS लिखते हैं मैडम तो हमको अलग से स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि COGS में स्टॉक माइनस होके ये 69,000 इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव रहता है। ओके सर। ओके, इसीलिए हमने स्टॉक का डबल इफेक्ट नहीं पास किया क्योंकि यहाँ पे COGS हमको मिला है, सो स्टॉक ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट हो चुका है। क्लियर? ओके यस। चल, तो ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, हमने ब्रॉट डाउन किया। चलो P&L को क्लोज करते हैं। P&L को क्लोज करने के लिए P&L का क्रेडिट साइड बढ़ा है, कितना है P&L का क्रेडिट साइड का टोटल, 31,000
8,000 31,000 क्रेडिट, वही 31,000 डेबिट में लिख रहा हूँ। 31,000 डेबिट में लिखा। बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 8,000. 8,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। Yes. अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? टू Net loss. नेट लॉस, net profit. नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में आया ना। Oh. सो कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? बोलो क्वेश्चन में। सो नेट प्रॉफिट आ रहा है 8,000। आई होप दिस इज क्लियर। ये बैलेंसिंग फिगर है, तो मैं काम करता हूँ इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 8,000। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये नॉर्मल तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फॉर्म वाला सब है, तो मैं क्या करूंगा, ये 8,000 को क्या करूंगा बताओ, इधर से लेके इधर Net profit. नेट प्रॉफिट ऐड करूंगा कैपिटल में। ओके, सो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 8,000 ऐड हो रहा है कैपिटल में। तो कैपिटल में ऐड होने के बाद कैपिटल का बोलो आउटर कॉलम में कैपिटल कितना आएगा? 50,000. 50,000 कैपिटल आया आउटर कॉलम में। Yes. ठीक है, देखो जरा, ये 50,000, ये 23,000, टोटल कितना आया 53 और 50 और 23 का 73,000। Yes. और यहाँ पे चेक करो टोटल कितना आ रहा है 27,000 प्लस 46,000 कितना आ रहा है 73,000. 73,000 दोनों जगह पे आ रहा है। Yes sir. तो दिस इज 73,000 और वही टोटल जाके उधर लिख रहा हूँ 73,000। आई होप दिस इज क्लियर। टैली हो रहा है? टैली हो रहा है उसका मतलब लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। बैलेंस शीट डायरेक्टली टैली हो रहा है। क्लियर? Yes sir. ओके, सो दिस वाज द सम, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, पीएनएल बनाना था और बैलेंस शीट बनाना था। और यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनाना था वो कंपनी का बैलेंस शीट नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट में याद है वो हम लोग आज तक क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल लिखते थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते थे, फिर दोनों का टोटल को हम क्या बोलते थे? ओन फंड्स बोलते थे। ओके, तो उस तरीके से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है। और कैपिटल होगा तो ये प्रोप्राइटरी फर्म का सम है, बराबर, या पार्टनरशिप फर्म का सम है। तो जहां पे हमें कैपिटल लिखना है और कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस करना है और नेट प्रॉफिट जो ये साल का आएगा वो ऐड करना है। क्लियर? ओके, सो दिस इज द सम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। Yes. Then Sir. we will be moving to illustration number 14 जो आपका टेक्स्ट बुक में है 42। ठीक है, 40 सेकेंड्स अब मिला। Let's Yes, read sir. the question. You are required to complete the following balance sheet as at 31st March 2013 of Anand Private Limited. Summary balance sheet as on 31st 3 2013. Liabilities rupees, asset rupees. So liability में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया 14 lakhs का। अब ये सब में थोड़ा इजी है क्योंकि बैलेंस शीट उन्होंने बना के दिया है, तो अपने को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, जैसा उन्होंने बोला है वैसा हम बनाएंगे, लेकिन अपने स्टाइल में बनाएंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 14 lakhs दे दिया है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू दे दिया, तो मैं जाके बैलेंस शीट बना रहा हूँ, यही सेम बैलेंस शीट का रेप्लिका बना रहा हूँ। तो 14 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी मुझे दे दिया उन्होंने, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 lakhs। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 14 lakhs वो दे दिया है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस इज क्वेश्चन मार्क, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं पता तो मैं नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी। लोन्स, ये लोन्स भी दे दिया है, कितना दिया है लोन्स? 9 लाख। तो चलो लोन्स लिख रहा हूँ 9 लाख। 9 लाख का लोन्स है, मैं लोन्स को आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 9 लाख। देन करंट क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट में कौन सा हेडिंग में डालता हूँ? करंट लायबिलिटीज में। उसमें से क्रेडिटर्स मिसिंग है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू दे दिया है। कितना दिया बैंक ओवरड्राफ्ट? 1,33,000। तो करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लिख रहा हूं 1,33,000। ठीक है, सो 3 आइटम्स दिए थे लायबिलिटी साइड में, वो तीनों आइटम्स मैंने प्रेजेंट कर दिए बैलेंस शीट में।
देन ऑन द एसेट साइड कोई भी आइटम दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन कौन से आइटम्स है? फिक्स्ड एसेट्स है क्वेश्चन मार्क, तो फिक्स्ड एसेट्स मैंने ब्लैंक रखा है, इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन मार्क, इन्वेस्टमेंट ब्लैंक रखा है, और करंट एसेट्स में 3 आइटम्स है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, तीनों को ब्लैंक रखा है। ठीक है, दिस इज गिवन। चलो, तो ये फॉर्मेट होने के बाद लेट अस ट्राई द रेशियोज चेक करते हैं। पहला रेशियो कौन सा दिया है? पहला रेशियो दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस टू नेट वर्थ रेशियो 1:6। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू नेट वर्थ का मतलब होता है टोटल ओन फंड्स, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल ओन फंड्स का रेशियो दिया है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं है, टोटल ओन फंड्स भी नहीं है, लेकिन अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू है, तो उसका मतलब हम लोग को अगर रिजर्व्स एज्यूम किया तो हम टोटल कर सकते हैं ओन फंड्स का। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही ये वाला रेशियो सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस और नेटवर्थ कुछ भी नहीं है, दोनों भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही वाला रेशियो ले रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं एक्स। चलो, क्या आएगा रेशियो? रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू नेटवर्थ बोला है, टू नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 1:6 बोला है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 1:6। ओके, सो उसका मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन नेटवर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। बोलो किसको एक्सक्लूड? नेटवर्थ को एक्स एज्यूम कर रहा हूं। लेट नेटवर्थ बी एक्स। नेटवर्थ नहीं पता ना, नेटवर्थ मतलब टोटल ओन फंड, वो नहीं पता। नेटवर्थ को एक्स लिया, तो ये क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/6। सो अभी ये एक्स ऊपर जाएगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलो कितना आ रहा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्स। सो 1/6 इंटू एक्स आ रहा है ना, एक्स मल्टीप्लाई हुआ, विच इज नथिंग बट 1 इंटू एक्स आएगा x/6। ये मिला मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ए क्लियर? नेटवर्थ मैंने x लिया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला x/6, ये मुझे मिला है। अब ये जो मैंने वो क्यों लिया इक्वेशन? क्योंकि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का आंसर है, इक्विटी शेयर कैपिटल 14 लाख है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसा? अपना नॉर्मल इक्वेशन हम लिखेंगे। ये ओन फंड्स को सॉल्व करने का इक्वेशन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू ओन फंड इज इक्वल टू ओन फंड्स या नेटवर्थ। मैं यहाँ पे नेटवर्थ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने नेटवर्थ वर्ड यूज किया है, इज इक्वल टू नेटवर्थ। ओके, ये इक्विटी शेयर कैपिटल पता है क्वेश्चन में 14 लाख। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में नहीं पता रहता था ना, तो मैं ये रेशियो सॉल्व नहीं कर सकता था, तो फिर मुझे रुकना पड़ता था कुछ तो एक आइटम मिलने के लिए। तो याद रखना, ये तीनों सॉल्व हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओन फंड, ये तीनों कॉम्बिनेशन में आ रहा है, लेकिन ये तीनों में से कुछ तो एक चीज पता रहना चाहिए सॉल्व करने के लिए। या तो आपके पास ओन फंड, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ओन फंड पता रहता था, तो ओन फंड पता रहता तो आप इक्विटी और रिजर्व्स कैलकुलेट करते थे। इज दैट क्लियर? तो हमेशा ध्यान में रखना, इनको सॉल्व कर सकता हम एक्स का हेल्प लेके, लेकिन वो एक्स का हेल्प लेके सॉल्व करने के लिए हमको तीनों में से कोई तो एक आइटम पता रहना चाहिए। ओके, तो जैसा यहाँ पे वो एक आइटम कौन सा था जो मुझे पता है? इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल पता रहने के कारण एक्स एज्यूम करके ये वाला रेशियो में सॉल्व कर सकता हूं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 14 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला x/6 इज इक्वल्स टू नेटवर्थ अपने कितना एज्यूम किया है बताओ? x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये 6 को इधर मत डायरेक्टली लेके जाओ डियर स्टूडेंट, क्योंकि 6 इधर जाने से पहला इतना याद रखना, इधर प्लस साइन है, बराबर है? ठीक है, तो ये 6 उधर नहीं जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली क्या करता हूं? मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से वो 6 निकालना है, बराबर है? तो मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6। कुछ भी चीज डिनोमिनेटर से निकालना होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6।
तो बताओ 14 lakhs को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 14 into 6 कितना आता है? 84 lakhs. So this will be 84 lakh. मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से 6 निकालना है. So this will be 84 lakhs. 14 lakh into 6 प्लस यहाँ पे मैं करके बताता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? 6 into x by 6 आएगा. तो यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल होने वाला है इसलिए मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 6 करता हूँ. इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा? 6 into x 6x x आएगा. बराबर है. So this is going to be your equation. Multiplying through by 6 करके मैंने नीचे से डिनोमिनेटर पे से 6 निकाल दिया. So this will be like 84 lakhs plus x is equals to 6x. देखो अब इक्वेशन नॉर्मल तरीके से हो गया. डिनोमिनेटर में से जो 6 था वो निकल गया. क्लियर? ओके चलो ये x बोलो किधर आएगा? इधर आके माइनस होगा. तो 84,000 lakhs को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ. 84 lakhs को इधर ही रख रहा हूँ क्योंकि उसको अगर उधर लेके गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए मैं उसको नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, उसको इधर ही रख रहा हूँ. इज इक्वल्स टू 6x. ये x को उधर लेके गया तो क्या आएगा बताओ? माइनस x होएगा. उधर जाके माइनस होएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. 5x. So this is equals to 84 lakhs is equals to 5x. So therefore 84 lakhs is equals to 5x. अब ये 5 जाके डिवाइड होगा तो बताओ x कितना आ रहा है? So therefore x will be equals to डायरेक्टली डिवाइड करके दे दो मुझे कितना आ रहा है? 16 lakhs 80,000 80. 16 lakh 80,000. Yes sir. So 84 lakhs डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 16 lakh 80,000 आ रहा है. बराबर. अब ये x क्या एज्यूम किया था बताओ क्वेश्चन में? रिजर्व एंड सरप्लस. नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस नेटवर्थ था. ओके सो नेटवर्थ मिल गया. सो नेटवर्थ विल बी इक्वल्स टू 16 lakh 80,000 नेटवर्थ है. और रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या मिला था आपको? x नहीं था रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या था? रिजर्व्स एंड सरप्लस वेर इक्वल्स टू कितना था? x upon 6. x upon 6 था. बराबर है. Yes. So that is equals to x का वैल्यू 16 lakh 80,000 डिवाइड बाय 6 करके बताओ रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आ रहा है? 2,80,000. 2 lakh 80,000 आ रहा है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है. सो हमको नेटवर्थ भी मिल गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मिल गया. तो जाके मैं लिख रहा हूँ नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस मिला 2 lakh 80,000. बराबर है. और दोनों का टोटल नेटवर्थ आता है. देखो नेटवर्थ भी बराबर आ रहा है 16 लाख कितना? 80,000. 80,000 दोनों का टोटल. ए क्लियर? समझा सबको? यस सर. और ये वाला रेशियो क्यों सॉल्व किया वो समझा आपको? क्योंकि हमारे पास क्या था? तीनों में से हमको हमारे पास क्या था? कोई तो ये याद रहेगा ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व होता है. लेकिन तीनों में से सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? कोई तो एक आइटम चाहिए. ओके तो ही हम दूसरे को x लेके सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? चलो ये हो गया. उसके बाद उन्होंने क्या दिया? कौन सा रेशियो है? नेक्स्ट रेशियो है सेल्स टू नेटवर्थ. चलो अभी तो नेटवर्थ मिल गया. सो अभी सेल्स टू नेटवर्थ वाला रेशियो सॉल्व करके सेल्स मिल जाएगा. 4.5 बोला है सेल्स टू नेटवर्थ. तो नेक्स्ट रेशियो ले रहा हूं सेल्स टू नेटवर्थ. सेल्स टू नेटवर्थ इज इक्वल टू 4.5 बोला है. 4.5:1 बराबर है. चलो बोलो फॉर्मूला क्या है? सेल्स टू नेटवर्थ 4.5:1 आएगा. सेल्स अपॉन नेटवर्थ is equal to 4.5 इज इक्वल टू 4.5. बराबर है. सेल्स नहीं पता लेकिन नेटवर्थ पता है ना. हमने नेटवर्थ ढूंढ लिया ऊपर ही. सो सेल्स अपॉन नेटवर्थ कितना ढूंढा था हमने? 16 lakh 80,000. तो सेल्स अपॉन 16 lakh 80,000 इज इक्वल टू 4.5. 75 lakh 60,000. तो ये मल्टीप्लाई होगा तो सेल्स कितना आ रहा है? 5 lakh 60,000. 60,000. 60 के 68? 60. 75 lakh 60,000. सो ये आया सेल्स 75 lakh 60,000. तो चलो सेल्स यहाँ पे अपना इनकम स्टेटमेंट तो है नहीं, अपने को खाली बैलेंस शीट कंप्लीट करना है.
सो हमको सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्स इंफॉर्मेशन है जो हमको काम आएगा आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रेशियो की तरफ। थर्ड रेशियो में क्या बोला है, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो सॉल्व होगा क्योंकि हमारे पास सेल्स है तो हमको डेटर मिलेगा। सो डेटर टर्नओवर रेशियो ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास सेल्स है तो हमको डेटर मिलेगा 6 टाइम्स। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, 20% ऑफ द सेल्स आर कैश सेल्स, बराबर है, ऐसा बोला है। 20% ऑफ द सेल्स आर कैश सेल्स। ये मुझे एक बात बताओ ना, 20% ऑफ द डेटर्स आर कैश सेल्स ऐसा बोला है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है बताओ। क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स है। आज तक हम सेल्स 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 इसीलिए ले रहे थे क्योंकि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों इक्वल था, ये हम एज्यूम कर रहे थे, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे कैश सेल्स कुछ है ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसलिए हमने क्या एज्यूम किया, सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों इक्वल है, ये हम एज्यूम कर रहे थे। क्लियर। तो आज तक हम लोग सेल्स ही यूज कर रहे थे क्योंकि सेल्स ही हमारा क्रेडिट सेल्स था। लेकिन ये सम में उन्होंने क्लियरली बोला है कि सेल्स में से कैश सेल्स कितना है बोला है 20%। रेशियो मुझे कैश सेल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बताओ, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स। सो देयरफॉर मैं क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करता हूं पहले। क्रेडिट सेल्स विल बी इक्वल्स टू, बोलो क्रेडिट सेल्स कितना आएगा 80%. 80%. 80%. So credit sales will be equals to 80% of total sales, which is equals to 80% into 75,60,000. 60 lakh 48,000. 60 lakh 48,000. 48,000. Yes. $60 lakh 48,000 क्रेडिट सेल्स आया। तो अब मैं डेटर का फॉर्मूला ले सकता हूँ। याद रखना डायरेक्टली डेटर का फॉर्मूला मत लेना क्योंकि यहाँ पे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्रेडिट सेल्स पहले कैलकुलेट किया, अब मैं डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ले सकता हूँ। सो डेटर टर्नओवर रेशियो का आंसर पहले लिख रहा हूँ। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया है बोलो, देयरफॉर डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया उन्होंने 6 times. कितना टाइम्स बोला है डेटर टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, times. और डायरेक्टली टाइम्स में बोला है तो डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ। ये वरना मंथ्स में बोलता तो पहले मुझे टाइम्स में कन्वर्ट करना पड़ता था उसको। 6 टाइम्स, 6 मंथ्स बोलता था तो मैं 12 से डिवाइड करके उसको टाइम्स में कन्वर्ट करता, लेकिन यहाँ पे 6 टाइम्स बोला है। सो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि सब में क्रेडिट सेल्स का कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स इज इक्वल टू 6। चलो क्रेडिट सेल्स मिला है 60 लाख, Debtors is equals to 10 lakh 48 अपॉन डेटर्स इज इक्वल टू 6। बोलो डेटर कितना है, डायरेक्टली मुझे आंसर बोलो डिवाइड करके। 10 lakh 88,000. 10 लाख 8,000. 8,000। Yes. सो 10 लाख 8,000 इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स। तो जाके मैं डेटर को बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ, डेटर इज द बैलेंस शीट आइटम। सो डेटर को बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 10 लाख 8,000. क्लियर। सो डेटर्स 10 लाख 8,000 डेटर हो गया। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 20%। और ये सब में देखो उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैसा बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा किसका रहता है 20% ऑफ Sales. सेल्स होता है, लेकिन ये सब में क्लियरली बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑफ क्या है Cost. कॉस्ट। तो ये सब में उन्होंने 20% ऑफ कॉस्ट बोला है। अब ये मुझे बताओ क्या हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, नहीं. नहीं है। हमारे पास क्या है, Sales. सेल्स है। हमने सेल्स कैलकुलेट किया है। तो अगर वो लोग ग्रॉस प्रॉफिट ईमानदारी वाला ग्रॉस प्रॉफिट देते थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन सेल्स, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाते थे क्योंकि हमारे पास सेल्स नहीं है, सॉरी हमारे पास सेल्स है, बराबर। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से नहीं दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, उन्होंने थोड़ा घुमा के दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन क्या दिया
कॉस्ट दे दिया, ठीक है, लेकिन अपने को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपने को वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को चेंज करने आता है सेल्स से कॉस्ट और कॉस्ट से सेल्स में, वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इधर बाजू में सॉल्व कर रहा हूं, मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे चेंज करने आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को। चेंज कैसे करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट ये सब में कितना बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% किसका बोला है? 20% ऑन कॉस्ट बोला है ये सब में। वो लोग कुछ नहीं बोलते तो हम सेल्स का एज्यूम करते हैं, लेकिन ये सब में स्पेसिफिकली कॉस्ट का बोला है और हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं, तो हमको कन्वर्शन करना पड़ेगा जो हम पहले भी कर चुके हैं। बताओ कन्वर्शन करने के लिए मैं कैसा करूंगा? पहले क्या लिखूंगा? 20% को क्या लिखूंगा? 20/100 ऑन कॉस्ट, बराबर है? बोलो 20/100 को क्या लिखूंगा? 0 कैंसल 0 कैंसल, 2 1 5 तो कितना आएगा ये? 1/5 ऑन क्या? कॉस्ट। मुझे बोलो 1/5 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना ऑन सेल्स? 1/6। वेरी गुड, सेल्स के लिए बढ़ जाएगा, 1/6 होएगा। हमेशा आज तक 2-3 सब में हमने ये किया, लेकिन हमने सेल्स से कॉस्ट में कन्वर्ट किया था वहां पे। एग्जैक्टली ये पहली बार हम कॉस्ट से सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में एक नंबर बढ़ जाएगा। सो 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू, बोलो सेल्स कितना है? सेल्स कितना है? कौन सा वाला सेल्स लोगे? टोटल वाला सेल्स लोगे कि क्रेडिट वाला सेल्स लोगे? टोटल सेल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रेडिट सेल्स का कोई पॉइंट नहीं है, तो हम टोटल सेल्स देंगे। 75,60,000 है ना सेल्स, सो 1/6 इंटू 75,60,000 12,60,000। हाँ, ये 12,60,000 बोलो क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया। यस सर। और आपको पता है जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला आप क्या करोगे? बोलो COGS सॉल्व करोगे। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो दिस इज इक्वल टू सेल्स इज कितना? 75,60,000। 75,60,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 12,60,000। 63,000। 63 लाख। हाँ सॉरी, लाख। सो कितना है? 63 लाख। या क्या है आपका? COGS आ गया, तो आपको COGS मिल गया 63 लाख। तो ये भी काम आएगा आगे, ठीक है। तो ये वाला रेशियो भी सॉल्व हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद करंट रेशियो। अब रेशियो वापस वही प्रॉब्लम है, करंट रेशियो के लिए ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है। सो करंट रेशियो को फिलहाल होल्ड पे रखता हूं। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स भी नहीं है पूरा, क्विक एसेट्स में डेटर्स और स्टॉक आ रहा है, और क्विक लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ रहा है, क्रेडिटर्स भी नहीं है, तो इसको फिलहाल होल्ड पे रखता हूं। नेक्स्ट रेशियो सॉल्व करता हूं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। वो सॉल्व होगा क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए COGS का जरूरत पड़ता है, COGS अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो सॉल्व होगा 5 टाइम्स बेस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो बेस्ड ऑन क्लोजिंग स्टॉक क्लियरली बोला है, नहीं भी बोलते थे फिर भी हम क्लोजिंग स्टॉक ही लेते थे क्योंकि एवरेज स्टॉक यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो is equals to 5 times. Stock turnover ratio is COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक ही बोला है उन्होंने, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं स्टॉक लिख रहा हूं, अपॉन स्टॉक इज इक्वल्स टू 5। मुझे COGS पता चल गया है, कितना है COGS? कितना मिला था मुझे COGS? 63 लाख। COGS 63 लाख
अपॉन स्टॉक इज इक्वल टू 5। चलो बोलो 5 डिवाइड होके स्टॉक कितना आ रहा है? 12,60,000. स्टॉक मिल गया 12,60,000। सो जाके स्टॉक लिख रहा हूं बैलेंस शीट में 12,60,000 स्टॉक। $12,60,000 स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, स्टॉक लिख लिया मैंने। स्टॉक के बाद नेक्स्ट रेशियो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो भी सॉल्व होगा क्योंकि सीओजीएस उन्होंने फॉर्मूला भी लिख के बोला है। देखो सीओजीएस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स क्लियरली बोला है फॉर्मूला क्या लेना है। सो सीओजीएस अपने पास है तो ये रेशियो भी सॉल्व होगा। सो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स बोला है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो 9 lakh. चलो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 7 टाइम्स बोला, 9 लाख आंसर आ रहा है मैडम। ओके, सो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन सीओजीएस अपॉन 9 lakh. फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 7 63 lakhs अपॉन फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 7। सो फिक्स्ड एसेट्स मिल गया अपने को 9 lakhs बराबर है डिवाइड होने के बाद। यस फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू 9 lakhs। फिक्स्ड एसेट्स मिल गया 9 lakhs। चलो फिक्स्ड एसेट जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, उसका वैल्यू लिख रहा हूं बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट 9 lakhs और यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन माइनस बिनस नहीं करना है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल रहा हूं फिक्स्ड एसेट 9 lakhs। फिक्स्ड एसेट्स मिल गया 9 lakhs। अब डियर स्टूडेंट बचा अपने पास खाली यही दो रेशियो, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, और दोनों रेशियो को साथ में सॉल्व करने आता है अपने को क्योंकि अलग अलग से तो सॉल्व नहीं होगा, ना करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटीज है, बराबर है। तो दोनों रेशियो को कॉम्बिनेशन में अपने को एक्स लेके सॉल्व करने आता है, यस सर। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो चलो फाइनली हम लोग वो दो रेशियो को सॉल्व करते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो लिखता हूं करंट रेशियो से। सो करंट रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है करंट रेशियो क्वेश्चन में? 2.5 2.5:1 करंट रेशियो दिया है। करंट रेशियो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज को एक्स एज्यूम करूंगा, लेट करंट लायबिलिटी भी एक्स, ये बहुत बार अभी कर चुके हो तो ये आ जाना चाहिए। लेट करंट लायबिलिटीज भी एक्स। तो बोलो करंट एसेट्स कितना आएगा? करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली अगर लिखूं तो करंट एसेट्स कितना आएगा? 2.5x आ जाएगा करंट लायबिलिटी एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल नहीं है, यहाँ पे क्विक रेशियो है सॉल्व करने के लिए। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में? क्विक रेशियो 4:3 दिया है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू 4/3। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मुझे इसको सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बोलो चेंज क्या करता हूं मैं? क्विक Current asset minus माइनस नॉन क्विक non-quick asset. करंट एसेट्स माइनस नॉन क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स के बदले करंट एसेट्स माइनस नॉन क्विक एसेट लिखूंगा अपॉन क्विक लायबिलिटीज की जहां पे करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन क्विक लायबिलिटीज Yes. इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, सो दिस विल बी नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस नॉन क्विक में यहाँ पे कौन सा आइटम है जरा बताओ, बैलेंस शीट में देखिए। नॉन क्विक एसेट में एक ही है स्टॉक, तो देख लो जरा नॉन क्विक एसेट में स्टॉक है, और नॉन क्विक लायबिलिटी में कौन सा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट भी है सब में। सो नॉन क्विक एसेट्स भी है, नॉन क्विक लायबिलिटी भी है। सो चलो लिखता हूँ करंट एसेट्स माइनस स्टॉक आएगा। नॉन क्विक एसेट्स में एक ही आइटम है स्टॉक, सो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है सब में, सो आई एम राइटिंग बैंक ओडी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट करता हूं। करंट एसेट्स हमको कितना मिला था यहाँ पे? 2.5x ना, 2.5x करंट एसेट्स मिला है।
माइनस स्टॉक का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था बताओ? 12,60,000. 12,60,000 स्टॉक का वैल्यू अपॉन करंट लायबिलिटी एक्स है माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख कितना 33,000 था ना कुछ? हाँ. बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया 1,33,000 इज इक्वल टू 4/3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 3 ब्रैकेट 2.5x माइनस 12,60,000 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x माइनस 1,33,000. ठीक है चल 7.5x मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आया 7.5x minus 37,80,000. 37 लाख कितना 80,000. 80,000 इज इक्वल टू ये भी 4 मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बी 4x माइनस 5,32,000. 32,000. 5,32,000. 2,000. ठीक है अब एक काम करता हूं इसको इधर लेके आता हूं बराबर है और इसको उधर लेके जाता हूं क्योंकि वो माइनस में है बराबर है. ये दोनों को शिफ्ट करता हूं तो 7.5 इधर ही रहेगा 7.5x इसको ये इधर से इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस 4x इज इक्वल टू ये वाला अमाउंट राइट साइड में जाएगा तो कितना आएगा 37 लाख 80,000 वो पॉजिटिव हो जाएगा ये माइनस साइन वैसे का वैसे आएगा और ये 5,32,000 माइनस होगा उसमें से 3.5x तो 3.5x इज इक्वल टू बोलो कितना 32,48,000. 43,12,000. 33 lakhs की 32 lakhs 32,48,000. 32,48,000 Yes. तो बोलो x बोलो डायरेक्टली कैलकुलेट करके बोलो डिवाइड करके 92,008. 9,28,000. 9,28,000 x आ रहा है Yes. और x मतलब मैंने करंट लायबिलिटीज एज्यूम किया था तो करंट लायबिलिटीज मिल गया 9,28,000 बराबर है और करंट एसेट्स कितना आया था मुझे करंट एसेट्स वेयर 23,20,000. 2.5x ना 2.5x मतलब 2.5 into 9,28,000 बोलो कितना आया 23,20,000. 23,20,000. Yes, sir. चलो ये हो गया अपना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सॉल्व जाके बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूँ बैलेंस शीट को कंप्लीट कर रहा हूँ ठीक है. सो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज मिला करंट लायबिलिटीज कितना मिला था करंट लायबिलिटीज मतलब उसका टोटल सो टोटल करंट लायबिलिटीज मिला था 9 लाख कितना बोला 28,000. नहीं टोटल करंट लायबिलिटीज कितना मिला था 9,28,000. 9,28,000 सो 9,28,000 करंट लायबिलिटीज मिला था और करंट एसेट्स मिला था मुझे 23,20,000. 23,20,000 करंट एसेट्स मिला था ठीक है. तो यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग फिगर में क्या मिलेगा बैलेंसिंग फिगर में मुझे क्रेडिटर्स मिलेगा चलो बोलो उसमें से 1,33,000 माइनस करो बोलो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 7,95,000. 7,95,000 यह आया मेरा क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करके और बैंक बैलेंस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा. चलो बैंक बैलेंस कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर बोलो और डिडक्ट करके 52,000. 52,000 बैंक बैलेंस सारे रेशियोज भी सॉल्व हो गए. अब यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बाकी है रेशियो देखो अभी भी इन्वेस्टमेंट मिसिंग है और इन्वेस्टमेंट उन्होंने सब में स्पेसिफिकली बोला था कि इन्वेस्टमेंट है बराबर है. तो फिर मैं क्या करूंगा इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा बोलो अभी Total. टोटल ऑफ लायबिलिटीज
चलो बोलो लायबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है? 16 लाख 35 lakh. 35 lakh 8,000. 35 लाख 8,000. तो 35 लाख 8,000 आ रहा है मेरे लायबिलिटीज का टोटल. वही एसेट में लिख रहा हूँ 35 लाख 8,000. और बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? इन्वेस्टमेंट 88,000. 2 लाख 88,000. 88,000 by investments. Yes, sir. Understood all of you? Yes. I hope this is clear. बराबर है? Yes, तो sir. ये वाला सम फाइनल अकाउंट्स बनाना था अपने को और वो वाला सम सिंपल था जिसमें बैलेंस शीट बनाना था. क्लियर? Okay. So students, with these two sums we have done with this chapter. Okay. तो ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए. बैलेंस शीट्स कैसे कैसे टाइप से आएंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ये सम के कवर कर लिए ये चैप्टर के. ठीक है. So from the next lecture I'm going to start with the last chapter, that is time value of money. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. क्लियर? और ये सारे सम्स जो हमने किए ये तभी अच्छे से आएंगे जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे इसको. जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा रेशियो के बाद कौन सा रेशियो सॉल्व करना है. उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है. क्लियर? सो प्लीज उसको प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये रेशियो सॉल्व करना है. तो कोई भी रेशियो कैसा भी सम बना के दे वो लोग, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के दे, इसके बाहर तो कोई भी रेशियोज नहीं हो सकते जो हमने सॉल्व किए. क्लियर? Clear to all? Yes, sir. ठीक है. So next lecture में we will be starting with time value of money. So thank you all of you. Okay. Thank you, sir. Have a good day.